आज का पहला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। कि पहला है कि इसने भारतीयों के अपना संविधान बनाने के प्राकृतिक और अनिर्हित अधिकार को मान्यता दी है। दूसरा है इसमें प्रावधान था कि संविधान को बहुमत की सहमति से ही अपनाया जा सकता है। इसमें एक संप्रभु विधायिका के रूप में भारत संघ की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया। और डी ऑप्शन है कि यह संवैधानिक मुद्दों को तत्कालिक समाधान प्रदान करेगा यदि कांग्रेस ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है कि अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि इसने भारतीयों को अपना संविधान बनाने के प्राकृतिक और अनिर्हित अधिकार को मान्यता दी। अगस्त प्रस्ताव जो था, ठीक है, वो 1940 में वो भी अगस्त 1940 में लॉर्ड लिंथगो ने इसकी घोषणा की थी। इसका मुख्य प्रस्ताव यह था कि डोमिनियन स्टेट्स को स्थिति प्रदान करना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का जो है वो विस्तार होगा, युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेंगे। तो पहला कथन जो है वही जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन जो है वो गलत है क्योंकि अल्पसंख्यकों की सहमति के बगैर, ठीक है, अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई भी भविष्य का संविधान नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि बहुमत की सहमति से ही अपनाया जा सकता है। ठीक है, कि अल्पसंख्यकों की सहमति भी होना आवश्यक है। और जब राष्ट्रमंडल अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा हो तो ऐसे समय में संवैधानिक मुद्दों को सुलझाना संभव नहीं था। ठीक है, कि इस युद्ध के बाद ही जो है वो अगर समर्थन करती है तो अगला प्रश्न है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1919 के पहला है कि इसने भारत में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया था। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर मतदाताओं का विस्तार किया गया था। इसमें सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1, 2, 3। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1918 में ब्रिटिश संसद में अनुशंसा की गई थी और जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए एक सैद्धांतिक अधिकार बना। जो 1918 की जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव थे, जिनका कार्यकाल जो था 1917 से लेकर 1922 तक था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक था। इन्होंने लंबे विचार विमर्श करके इसका जो विचार विमर्श था उसका परिणाम था। अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, राज्य परिषद और विधानसभा का प्रावधान किया था। विधानसभा के पास निर्वाचित बहुमत होगा लेकिन मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। प्रांतों के लिए मतदाताओं की संख्या जो 5.5 थी उसे बढ़ाकर 5.5 मिलियन जो है कर दी गई, और विधायिकाओं के लिए 1.5 मिलियन कर दी गई। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन जो है वो सही है। और ठीक है, इस अधिनियम ने न केवल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण बरकरार रखा बल्कि इसे एक हद तक बढ़ावा भी दिया। 1919 के अधिनियम में मुसलमानों के अलावा सिखों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, इसलिए तीसरा कथन भी सही है। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया, और इस प्रावधान के तहत सबसे पहले फरवरी 1922 में इलाहाबाद में पहली बार और उसके बाद में दिल्ली में लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ परीक्षा का आयोजन किया गया। लंदन में इस परीक्षा
सिविल सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती थी। इसलिए पहला कथन भी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धरसना सत्याग्रह से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू, हमाम साहब और मणिलाल। तो कौन सा जो है वो सही है? कूट के आधार पर चयनित करना है, 2 और 3, 1 2 3, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4। गांधी जी ने धरसना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी की योजना बनाई थी, जो दांडी से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में था, लेकिन यह योजना को अमल में आए इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयब जी, इमाम साहब और मणिलाल जो गांधी जी के पुत्र थे, ने धरसना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी का नेतृत्व करके उनके अधूरे कार्य को संभाला। ब्रिटिश सरकार द्वारा निहत्थी और शांतिपूर्ण भीड़ पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और लगभग 320 लोग घायल हुए। इसलिए डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीग के विरुद्ध विचार करें कि लीग का घोषित युद्ध साम्राज्यवादी सरकारों को कमजोर राष्ट्रों पर अत्याचार करने से रोकता था और लीग के सदस्यों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र की निंदा की थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीग यानी लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म मूल रूप से 1920 में जुलाई 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय कांग्रेस से संबंधित थी। इसमें लेनिन और भारतीय कम्युनिस्ट दल के संस्थापक मानवेंद्र राय के बीच एक वार्ता भी शामिल थी। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 1927 में ब्रसेल्स में हुई थी और लीग का घोषित उद्देश्य साम्राज्यवादी सरकारों को कमजोर राष्ट्रों पर अत्याचार करने से रोकना था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। 1927 में सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय व्यक्ति राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जवाहरलाल नेहरू थे। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल पर निर्णय लेने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठक सापुर जी सकलतवाला ने की, लेकिन वह स्वयं ब्रसेल्स में उपस्थित नहीं थे। LAI के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, विक्टर मार्गरेट और महात्मा गांधी के द्वारा भी संदेश भेजे गए थे। नेहरू के द्वारा तैयार की गई समन्वय की एक चीन भारतीय घोषणा पर कांग्रेस ने हस्ताक्षर भी किए थे। ओके, इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। और 1930 में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा प्रस्तुत दिल्ली घोषणा पत्र की इन्होंने निंदा भी की थी। अगला प्रश्न है दीपावली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही है कि इसकी घोषणा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स को सुगम बनाने के लिए की गई थी और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इसका स्वागत किया गया था और इसमें नेहरू रिपोर्ट को डोमिनियन स्टेट्स की मांग के लिए आधार प्रदान किया गया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन इसके हैं 1 और 2, केवल 2, ठीक है, 1 और 3 या फिर 1 2 3 दिल्ली घोषणा के संदर्भ में या दीपावली घोषणा के संदर्भ में। और दीपावली घोषणा को ही इरविन घोषणा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2, पहला और दूसरा जो है वो सही है। दीपावली घोषणा जिसे इरविन घोषणा के नाम से जानते हैं, अक्टूबर 1929
में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली की पूर्व संध्या से 3 दिन पूर्व दिया गया एक कथन था जो ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति से संबंधित था। पहला कथन इसलिए सही है कि घोषणा सामान्य गैर विधिक भाषा में व्यक्त एक 5 पंक्ति का वक्तव्य थी। इसने ब्रिटिश और भारतीय लोगों को यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि ब्रिटिश सरकार का इरादा भविष्य में डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना था, लेकिन इसमें किसी भी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। दूसरा कथन इसलिए सही है कि भारत में राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा घोषणा का स्वागत किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि डोमिनियन स्टेट्स उनकी पहुंच में है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संबंधित अपने निर्धारित कार्यक्रमों को मूलतः परिवर्तित कर लिया, लेकिन इस घोषणा का राजनीतिक वर्ग के एक महत्वपूर्ण भाग और आम जनता के द्वारा विरोध किया गया था जो भारत की डोमिनियन स्टेट की स्थिति प्रदान किए जाने के विरुद्ध थे। तीसरा कथन जो है इसलिए गलत है कि यह घोषणा अक्टूबर 1929 में नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार किए जाने के बाद की गई थी और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता लगातार भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की आवाज उठा रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने निकट भविष्य में डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करने की वचनबद्धता जाहिर नहीं की। इस बिंदु से आगे राजनीतिक विकास में अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।